बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 18। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 है, अ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू 10 वोल्ट्स, इट्स एनर्जी इन जूल इज। आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी जूल्स में कैलकुलेट करनी है। अब देखिएगा हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अ हाफ सी वी स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। हमारे पास कितने कैपेसिटेंस दी गई है, 50 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज कितनी दी गई, दो प्लेट्स के दरमियान 10 वोल्ट। वी स्क्वायर था तो मैंने दो दफा 10 लिख दिया। 2 25 आर 50, तो ये तो 25 आ गया। ये 10 इंटू 10, 10 रेज़ की पावर प्लस 2 होगा। 10 रेज़ की पावर प्लस 2 और 10 रेज़ की पावर माइनस 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी बच जाएगा 10 रेज़ की पावर माइनस 4। ये आंसर निकल आया। क्योंकि हमने एसआई यूनिट्स यूज किए थे तो एसआई यूनिट्स में ही आंसर निकलेगा, डेट इज जूल। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो डेट इज टेकन एज अ 2.5 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 3 जूल, या आप इसे 2.5 मिली जूल भी लिख सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, अल्फा। 87 क्वेश्चन है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज ऑफ 3 कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट along the electric lines of forces will be। अब देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। हम यहां पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव का साइन डायरेक्शन को बता रहा था, दैट से हमने इग्नोर कर दिया। डेल वी की जगह पर हमने वी की वैल्यूज ले ली, डेल आर की जगह पर मैंने डी अप्लाई कर दिया। दिस मीन्स दैट पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की इक्वेशन लिख दी। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स कितनी थी, 3000 न्यूटन। चार्ज कितना था, 3 कूलम। और ये डिस्टेंस कितना दिया गया था, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर 1 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 2 मीटर। 10 रेज़ की पावर माइनस 2, इन दो जीरोस को खत्म कर देंगे। 30/10, तो 30/10 को क्या लिखा जा सकता है, 30/10 डेट कैन बी रिटन एज 10। क्या चीज मालूम करना चाह रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर 10 वोल्ट निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। 88 क्वेश्चन है जी, 3 कॉपर वायर्स हैव द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज। हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस दे दी गई। द रेजिस्टेंस इज मिनिमम फॉर, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द resistivity multiplied by the length divided by the area. This means that resistance directly proportional to length होगी, resistance inversely proportional to the area होगा, जिसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डेट वायर भी बोलते हो। अब देखें, आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब है लेंथ क्या होनी चाहिए, कम से कम, और एरिया क्या होना चाहिए, लार्जर से लार्जर, बिकॉज एरिया और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन था। इन 3 ऑप्शंस में आप देखें लेंथ मिनिमम कहां पर है, L/2। इन्हीं 3 ऑप्शन में देखिएगा एरिया कब मैक्सिमम है, 2a। तो इसका मतलब है इस वायर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो मिनिमम से मिनिमम होगी। अपनी ऑप्शंस देखिएगा, और चार्ली ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a। तो इसका मतलब है कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस चीज की कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जबकि फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो वो किस चीज की कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास बेस करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा। 90 क्वेश्चन है जी, एवरी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज एन अपर एंड लोअर लिमिट इन वेवलेंथ। द special series which has an upper limit of wavelength equal to, कुछ वैल्यूज दी गई है ऑंगस्ट्रॉम में, और ये आपने बताना है कि किस सीरीज से बिलोंग कर रही है। तो वैल्यूज हमारे पास दी गई है 18,752 ऑंगस्ट्रॉम्स। अब देखिएगा क्या मैं इसे लिख सकता हूं, ऑंगस्ट्रॉम्स का मतलब आपको पता है ना, 10 रेज़ की पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगर हम इसे नैनोमीटर में लिखना चाहें
तो दिस मीन्स दैट आप इसे क्या लिखेंगे 1875 और यहां पर डेसिमल आएगा, तो दिस मीन्स मैंने 0.2 को इग्नोर कर दिया, तो आपने इसे लिखा 1875 नैनोमीटर। आप सबको पता है कि विजिबल लाइट में हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेकर 600 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है जो बामर सीरीज से बिलोंग करेगी। अब ये जो वेवलेंथ है ना 600 से भी लार्जर है, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस में चली गई। तो अब इंफ्रारेड रेडिएशंस के अकॉर्डिंगली अगर अपनी ऑप्शंस को गौर से देख रहे हो तो चार्ली एंड डेल्टा ऑप्शन बन रही है। तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? चार्ली, पेस्चन सीरीज। तो ये किससे बिलोंग कर रही है? पेस्चन सीरीज के। पेज नंबर 204 चैप्टर नंबर 20, अगर आप वहां पर गौर से देख रहे हो तो हमारे पास बामर, लाइमन और पेस्चन की सीरीज लिमिट दी गई। तो वो एटलीस्ट ये जो तीन हमारे पास सीरीज हैं इनके आपको सीरीज लिमिट्स का पता होना चाहिए, और ये क्रेमिंग है, आप पेज नंबर 204 से इसे याद भी कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? चार्ली। 91 क्वेश्चन है जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन अल्फा है डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ऑप्शन बीटा है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल। ऑप्शन चार्ली है डिपेंड्स ऑन बोथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल। और ऑप्शन डेल्टा होगा डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो आप देखिएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। और किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन हम लिखते कैसे हैं? HF minus phi, where HF is the energy of the photon and phi is the work function. ये बराबर आ गया किसके? V नॉट E के। V नॉट को हम स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉपिंग वोल्टेज जो है वो फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड कर रही होगी। स्टॉपिंग वोल्टेज वर्क फंक्शन पर भी डिपेंड करती है, और वर्क फंक्शन बेसिकली प्रॉपर्टी होती है नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल की। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पर भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल पर भी डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब है कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? चार्ली। 92 क्वेश्चन है जी, इन एन अल्फा डिके, ऑप्शन अल्फा है द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बीटा है द डॉटर न्यूक्लियस हैज वन प्रोटॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस। ऑप्शन चार्ली है द डॉटर न्यूक्लियस हैज टू प्रोटॉन लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। और ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। देखिए अल्फा डिके में होता क्या है? पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हो गया और साथ में अल्फा डिके हो रहा है। अल्फा हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस है ना, इसका मतलब है जो डॉटर का एटॉमिक नंबर है वो पेरेंट से 2 डिक्रीज कर जाएगा, जबकि डॉटर का जो मास नंबर है वो पेरेंट से 4 डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वादे तौर पर आपको लीड कर रहा है कि डॉटर में कितने प्रोटॉन्स कम होंगे? 2 प्रोटॉन्स कम होंगे। किससे? अपने पेरेंट से। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? चार्ली। 93 क्वेश्चन है जी, अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, एक पेरेंट एलिमेंट आपको दिया गया, ऑन एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल चेंजेस इनटू, तो आपने डॉटर न्यूक्लियाई बताना है क्या होगा। अब देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए डॉटर न्यूक्लियाई? Z-2, और इसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? A-4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस वक्त कौन सी है? दैट इज द बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 94, प्लूटोनियम डिकेज विद अ हाफ लाइफ ऑफ 24,000 years. If plutonium is stored for 72,000 years, the fraction of it that remain is, आपने बताना है कि कितना फ्रैक्शन मौजूद होगा इस वक्त। अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ किसके बराबर होती है? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ का टाइम। अब टोटल टाइम आपको दे दिया गया था, हाफ लाइफ भी गिवन है। अब देखें ये 3 0 से कट गए, 24 3 are 72, इसका मतलब है 72,000 ईयर्स में 3 हाफ लाइफ्स होती हैं। अब आप फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू द 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय द n नॉट, वेयर कैपिटल N किस चीज को बता रहा है? नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई को। n नॉट इसकी इनिशियल वैल्यूज को बता रहा है, और ये स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा कितनी थी? 3, तो 1/2 की पावर 3 n नॉट। दिस मीन्स डेट 1/8 इस वक्त मौजूद होंगे।
तो डेट से कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ f इज इक्वल टू द k q1 q2 ओवर r स्क्वायर देन f ओवर q1 इज, अब आपने f ओवर q1 बताना है क्या होगा। देखिए f ओवर q1 आपके पास एक्सप्रेशन क्या दिया गया था, f इज इक्वल टू द k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, q1 इधर आकर डिवाइड हो गया, दिस मीन्स दैट एक्सप्रेशन क्या बचा, k q2 ओवर r स्क्वायर, f ओवर q1 फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 की या Q2 की, तो ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है, ये पॉइंट चार्ज की वैल्यूज आ गई ना, तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 की, तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, चार्ली ऑप्शन को जरा पढ़िएगा, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द Q2, इसमें अल्फा ऑप्शन देख लें, द फोर्स ऑन द Q1, बीटा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, चार्ली ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द Q2 और डेल्टा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऑब्वियसली ये फोर्स ऑन द Q1 तो नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है, और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो जनरेट कर रहा होगा, Q2 चार्ज, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली। 96 क्वेश्चन है जी, ओहम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो V इज इक्वल टू द IR, I किसके बराबर होता है, Q बाय T के, वेयर Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम, तो अगर मैं I की वैल्यूज रिप्लेस कर दूं तो ये वैल्यूज भी तो ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी ठीक होगा और ये ऑप्शन भी ठीक होगा। जरा देखिएगा अब कौन सी ऑप्शन ठीक बन रही है जी, ऑप्शन अल्फा है V इज इक्वल टू द IR, ऑप्शन बीटा है V इज इक्वल टू द Q बाय T इंटू R, और ऑप्शन डेल्टा है बोथ A एंड B, तो इसका मतलब है बोथ A एंड B ठीक हो गया, तो डेल्टा इज ओवर करेक्ट चॉइस। 97 क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट EMF इज इनकरेक्ट, EMF के मतलब एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही को ढूंढना है। ऑप्शन अल्फा है मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर, देखिए किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस जब आप बैटरी लगाते हो तो ये बैटरी का EMF इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन्ड करके रखता है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास हो गई ठीक, ये यहां से लेकर यहां तक लेट्स सपोज V पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा। नंबर सेकंड ऑप्शन है री एनर्जाइज द चार्जेस विच हैव लॉस्ट एनर्जी एज हीट इन अ रेजिस्टर, देखिए अब हुआ क्या, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये हाई पोटेंशियल पर चला गया, नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पर हो जाएगा, रेजिस्टर कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स एनर्जी गेन करेंगे और ये हाई पोटेंशियल से मूव करके कहां पर आ जाएंगे, लो पोटेंशियल पर, हाई से लो पर आने का मतलब है एनर्जी लॉस हुई होगी, तो ऑब्वियसली वो हीट की शक्ल में होगी, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, अब जब ये यहां पर आएंगे तो EMF इसे क्या कर रही है, इसे दोबारा क्या कर रही है, क्लाइंब अप कर रही है फ्रॉम द लो टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, इसका मतलब है बीटा ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि बीटा ऑप्शन यही बता रही है डेट री एनर्जाइज द चार्ज कैरियर्स विच हैव लॉस्ट एनर्जी एज हीट इन रेजिस्टर। चार्ली ऑप्शन है इट इज सोर्स मे बी बैटरीज एंड द सोलर सेल, तो ये भी ठीक है, EMF का सोर्स बैटरी हो सकते हैं, सोलर सेल हो सकता है। ऑप्शन डेल्टा है यूनिट्स आर फेरेड, तो ये गलत हो गया, इसके यूनिट्स क्या होते हैं जी, इसके यूनिट्स जो हैं वो वोल्ट्स ही होते हैं, तो डेट्स वाई हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट थी और हमने इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढनी थी, तो डेट्स वाई डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 98, अ करंट फ्लोज इन टू रेजिस्टर connected in series, which of the following describe the ammeter and voltmeter readings, आपने एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग के बारे में एग्जैक्ट रिलेशन ढूंढना है। देखिए आपके पास दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है, नजर आ रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सबको पता है करंट क्या रहता है, वो सेम रहता है, अगर करंट सेम है तो इसका मतलब है जो A1 की रीडिंग होगी वही रीडिंग किसकी निकलेगी, A2 की, तो A1 की रीडिंग और A2 की रीडिंग तो आपस में निकलेंगी इक्वल। अब देखिएगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू द IR, ओहम्स लॉ है ना, करंट हो गया सेम, तो V और R में कौन सा रिजल्ट आ गया, डायरेक्ट, दिस मींस दैट जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, 2 ओम या 5 ओम, तो 5 ओम, दिस मींस दैट V2 की वैल्यूज लार्जर निकलेगी एज कंपेयर टू द V1, तो A1 A2 के बराबर है जबकि V2 लार्जर है V1 से, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा।
99 क्वेश्चन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पूछी गई। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम क्या लिखते हैं, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, इसके लिए लफ्ज लिखते हैं ना, ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यहां पर हम एक कंडीशंस भी लगा रहे हैं कि ये डेल्टा आर इतना स्मॉल डिस्टेंस है कि ये अप्रोच करना चाहिए जीरो को। हमारी बुक में खास वर्ड लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स आर इनफिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर। डिनोमिनेटर की वैल्यूज अगर लेस से लेस हो जाए तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर आएगा। तो डेट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यूज है किसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 100 है, द डायग्राम शोज 3 पेयर्स ऑफ पैरेलल वायर्स विद करंट इन द डायरेक्शन शोन, विच फोर्स डू द पेयर्स ऑफ वायर एक्सपीरियंसेस। 3 पेयर ऑफ वायर दी गई एक्स, वाई एंड जी, और आपने बताना है कि इनके दरमियान कौन सी फोर्स लग रही होगी, आइदर द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वन। देखिए हमारे पास ये एक्स पेयर है, ये वाई पेयर है, ये जी पेयर है। चैप्टर नंबर 14 में साइड इंफॉर्मेशन पर ये बात डिस्कस भी की गई। हमें अच्छी तरह से पता है अनलाइक करंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और लाइक करंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वजह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है ना यहां पर। तो डेट्स व्हाई अनलाइक करंट्स है, अपोजिट डायरेक्शंस के करंट हैं, तो ये पेयर एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल। वाई अनलाइक करंट्स हैं, अपोजिट डायरेक्शंस के करंट है, तो डेट्स व्हाई ये पेयर भी एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल। लाइक करंट्स है, एक ही डायरेक्शन में ना दोनों करंट्स, तो डेट्स व्हाई ये पेयर एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। तो एक्स रिपेल करेगा, वाई रिपेल, जी अट्रैक्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 101, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के दरमियान ग्राफ बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए लैम्डा किसके बराबर है, एच ओवर एम वी के। एम वी का मतलब मोमेंटम है, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। अब आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वेवलेंथ और मोमेंटम में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। एच कांस्टेंट होता है ना, और इनवर्स रिलेशन के ग्राफ लाइक डैट ही बनेंगे ना, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनते। तो इसका मतलब है ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा। तो इस वक्त कौन सा ग्राफ हमारे पास करेक्ट है, दैट इज द डेल्टा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, इलेक्ट्रॉन्स आर, ऑप्शन अल्फा है हेड्रॉन्स, ऑप्शन बीटा है बेरियॉन्स, ऑप्शन चार्ली है लेप्टॉन्स, ऑप्शन डेल्टा है फोटॉन्स। तो हमने 21 चैप्टर में भी ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स, मियॉन्स और न्यूट्रिनोज आर द लेप्टॉन्स। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेप्टॉन्स होंगे। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जी, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 103 है, व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। ऑप्शन अल्फा है पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन बीटा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन चार्ली है न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड ऑप्शन डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। देखिए एक्सरे में क्या हुआ था, एक्सरे में हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स को, हाईली एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन था ना, एक हेवी एटम्स के ऊपर बम्बार्ड किया था। हुआ क्या था, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवा दिया। वैकेंसी फिल करने के लिए इससे अगले ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन आकर इधर जंप करता है। तो डेट्स व्हाई जब भी एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस इतनी हमारे पास वेवलेंथ एमिट हो जाएगी, और ये यहां से लाइट एमिट हो रही है। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हो रही थी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसके ऊपर, कैथोड सरफेस के ऊपर। और जब ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट कैथोड सरफेस पर इंसिडेंट हो रही थी तो वहां से क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, जिसकी वजह से एमीटर हमारे पास डिफ्लेक्शन दे रहा था। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए ना, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किया, लाइट आपको मिल रही है, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो डेट्स व्हाई एक्सरेज का फिनोमिना किसके इनवर्स प्रोसेस में होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 104, 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज टू हैव एन एनर्जी content of 50 joule in order to operate a flash lamp. The voltage required to charge the capacitor is, once again आपके पास यहां पर फॉर्मूला जो लगेगा वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का लगेगा। हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। वी कैलकुलेट करना चाह रहे थे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और सी आकर डिवाइड हो गया, ये वी स्क्वायर की वैल्यूज निकल आएगी। 2
एनर्जी की वैल्यूज दी गई 50, कैपेसिटेंस गिवन है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 और साथ में मैंने क्या लिख दिया माइक्रो, और माइक्रो 10⁻⁻⁶ को कहते हैं। 52 आर कितने होते हैं 100, तो ये 100 तो 100 से कैंसिल हो गया। 10⁻⁻⁶ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻+6, ये v स्क्वायर की वैल्यूज निकली ना, और अगर v की वैल्यूज लेनी है तो दोनों साइड पर क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये v निकल आया। 10⁻6 का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने का मतलब है पावर को हाफ कर दे, तो ये 10⁻3 वोल्ट या जिसे आप 1000 वोल्ट भी कहते हो आंसर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई चार्ली। 105 क्वेश्चन है जी, अलॉन्ग सॉलिडॉइड हैज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 3.14 into 10⁻⁻2 टेस्ला, इनसाइड इट व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पास थ्रू इट, द नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर ऑफ द सॉलिनॉइड इज। आपने नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं 1 मीटर में, और नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर एक्चुअली हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यूज ही होती है ना। स्मॉल एन क्या है द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो डेट्स है आपने यहां पर स्मॉल एन की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का फॉर्मूला यही है जी। एन कैलकुलेट करना चाह रहे थे, म्यू नॉट और आई का फैक्टर इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, वैल्यूज अप्लाई कर दीजिएगा। 3.14 into 10⁻⁻2 टेस्ला, म्यू नॉट की वैल्यूज क्या है 4 पाई into 10⁻⁻7, और करंट की वैल्यूज क्या है 5 एम्पियर। देखें 3.14 को आप पाई ही कंसीडर करते हैं, तो डेट्स ये तो इससे कैंसिल हो गया ना। अब 5 4s आर क्या होंगे 20, 10⁻⁻7 ऊपर जाकर 10⁻+7 हो गया, तो 10⁻2 + 7 कितने बचे 10⁻+5। 10⁻+5 को लिखा जा सकता है 10⁻+2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+3। अब 10⁻+2 क्या होते हैं 100 इंटू 10⁻+3 डिवाइडेड बाय ये 20 था, ये 20 5s आर 100 हो गए, तो डेट्स है हमारे पास आंसर 5 इंटू 10⁻3 निकल आएगा, या आप इसे 5000 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हो। तो डेट्स है करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 106, टू करंट कैरिंग वायर्स हैविंग द करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट इन सेम डायरेक्शन, तो जो करंट कैरिंग वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगी अट्रैक्ट करेंगी, तो डेट्स है इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई अल्फा। 107 क्वेश्चन है जी, फिगर शो करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट आई इज। आपके पास एक फिगर बनी हुई है, आपने आई की वैल्यूज ढूंढनी है क्या होगी। देखिए ये हमारे पास कुछ करंट ब्रांचेस दिखाई गई, ये आपने करंट बताना है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल, सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। देखें ये 2 और 2 एम्पियर करंट 4 एम्पियर है, और ये टुवर्ड्स द पॉइंट बी फ्लो कर रहा था। इससे अवे कितना करंट जा रहा है, ये 1 एम्पियर, ये 1.3 एम्पियर, और ये आई। दिस मीन्स दैट करंट टुवर्ड्स द पॉइंट कितना है 4 एम्पियर, करंट अवे फ्रॉम दैट पॉइंट क्या है 1, और 1.3 को ऐड कर दे तो आंसर कितना हुआ 2.3, और साथ में ये करंट आपने कैलकुलेट भी करना। दिस मीन्स दैट आई की वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये 4 - 2.3 हो जाएगा, तो दैट इज 1.7 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 108, फॉर सम मटेरियल द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर, द वर्क फंक्शन इज। आपने वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, phi इज इक्वल टू द HF नॉट, वेयर F नॉट क्या है, F नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और H क्या होगा, H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। देखें F को c/λ लिखा जा सकता है, अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, H की वैल्यूज लगाई, C स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज लगा दी, और ये गिवन था 400 नैनोमीटर। 6.63 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 19.89 आ जाएगा। 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+8 10⁻⁻26 हो जाएंगे। ये दो जीरोस 10⁻+2 हुए, और 10⁻⁻9 की वजह से ये 10⁻⁻7, और ये 4 एज इट इज आ गए। अब देखें आप 19.89 को रफली 20 समझ सकते हैं, तो 4 5s आर 20 होंगे, तो ये तो हमारे पास 5 आ गया, और ये 10⁻⁻26 10⁻+7। दिस मीन्स दैट जूल में आंसर इतना निकला। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है,
अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है तो जो आंसर आया उसे आप चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ये 10⁻⁻⁹ तो 10⁻⁻⁹ से कैंसिल हो गए। आपने सिंपली 5 को किससे डिवाइड करना है, 1.6 से, तो आंसर जो है वो तकरीबन 3 के करीब निकलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। अगर अपनी ऑप्शंस देखिएगा हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीटा है 3.1 जूल, चार्ली है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, अल्फा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज 4:1। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। आपसे कहा क्या गया, जो गिवन है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेशियो है। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल की रेशियो आपके पास गिवन है, और ये रेशियो कितनी गिवन है जी, ये 4:1 के साथ है। आपसे कहा गया इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो बता दे क्या होगी। देखें डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू द h/mv। h तो कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा का मैस के साथ भी इनवर्स रिलेशन है और लैम्डा का वेलोसिटी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। दिस मींस दैट लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू द मैसेज की इनवर्स रेशियो ले लेंगे ना, मैस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की भी इनवर्स रेशियो ले लेंगे, वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। देखें हमारे पास वेलोसिटी की रेशियो तो गिवन थी, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ओवर वेलोसिटी ऑफ अल्फा गिवन थी ना 4:1। अगर हम इसे इन्वर्स करेंगे तो ये 1:4 हो जाएगी, इधर इन्वर्स फैक्टर था। मैसेज की रेशियो प्रोटॉन और अल्फा के मैस की रेशियो लेनी है। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि प्रोटॉन और अल्फा में जो मैसेज की रेशियो होगी वो क्या होगी, 1:4। ये मैंने प्रोटॉन से अल्फा की पुल ली है, और अगर अल्फा से प्रोटॉन की रेशियो लेनी हो तो वो क्या लिखेंगे, 4:1। ये से कैंसिल हो गया तो आंसर 1:1 निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, दैट इज द अल्फा। 110 क्वेश्चन है जी। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर of length 1.5 meter. When it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla, then a force of 50 Newton acts on it. The angle between the magnetic field and the direction of the current flow will be. तो हमारे पास फॉर्मूला लगा F is equal to the ILB sin of alpha। ये अल्फा ही कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, F इधर ही रहेगा और ये ILB का फैक्टर इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया। अब वैल्यूज लगा दीजिएगा जी, साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, F है 15 न्यूटन, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर थी, ये 1.5 मीटर लेंथ दी गई थी, और ये हमारे पास गिवन है 2 टेस्ला। अब देखें ये हमारे पास है 15 दैट इज 10, 1.5 का डेसिमल खत्म करते हैं तो ये 15/10 ही लिखा जाएगा। तो ये 10 से 10 और ये 15 से 15 कट गया, तो पीछे क्या बचा, 1/2। दिस मींस दैट अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, साइन दूसरी साइड पर जाकर इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 1/2। और अगर साइन इनवर्स 1/2 लेना है तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, 30 डिग्री के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, हमारे पास 111 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस which can be obtained using only a 6 ohm resistor and a 12 ohm resistor? लव से smallest obtained resistor। तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हमारे पास अगर हम स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस लेना चाह रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लें। यहां पर S स्टैंड्स फॉर, मैंने स्मॉलेस्ट की वैल्यूज लिखा, नॉट दैट इज नॉट टेकन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 1/R S इज इक्वल टू द 1/6 प्लस 1/12 हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करने का यही तरीकेकार है। 12 एलसीएम निकला तो यहां पर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, ये 3/12 हो गया। ये 1/RS, RS स्टैंड फॉर द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यूज है। अगर RS लेना है तो इस साइड पर भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये 12/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल आएगा, 4 ओहम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी, डेल्टा। 112 क्वेश्चन है जी। अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर of 1 meter diameter carrying the double current. The strength of the magnetic field at a certain point is. Straight current carrying conductor में जो magnetic field का फॉर्मूला है वो है जी this one. B is equal to the mu naught times current divided by 2 pi r.
where I is taken as the current and R is taken as the distance from the current carrying wire. ये रेडियस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना. तो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है. उसमें वायर में करंट कितना था और आप उस वायर से कितने डिस्टेंस पर मौजूद हैं. देखें, डायामीटर, रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पर तो डिपेंडेंस ही नहीं है. तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर या डायामीटर को जैसे मर्जी चेंज कर ले, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर फर्क नहीं पड़ रहा. डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ क्या चेंज किया, करंट डबल कर दिया. बी और आई में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट. अगर करंट डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उस वायर की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. तो इसके मुताबिक करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी, अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 113. A 0.5 meter long straight wire in which the current of 3.2 ampere is flowing is kept at right angles to the uniform magnetic field of 2 Tesla. The force acting on the wire will be. फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ILB साइन ऑफ अल्फा. वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिएगा. I की वैल्यूज 3.2 है, लेंथ 0.5 मीटर है, B 2 टेस्ला है और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होगा तो साइन ऑफ 90. साइन ऑफ 90 होता है जी 1. 0.5 को आप 5/10 लिखेंगे. 5/10 का मतलब 1/2 ही होता है ना, तो डेट्स वाई ये तो इससे कैंसिल हो गया. ये आपके पास साइन ऑफ 91 हो गया. तो आंसर सिर्फ यही निकल आएगा. तो फोर्स की वैल्यूज क्या निकल आई, 3.2 न्यूटन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा. 114 क्वेश्चन है जी हमारे पास. VI ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटेलिक रेजिस्टर्स आर एज शोन इन द फिगर. विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन. आपके पास VI ग्राफ गिवन है, ये A और B की शक्ल में दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगाए गए हमारे पास, पैरेलल और सीरीज. अब देखिएगा स्लोप किसके बराबर होता है, y एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस का चेंज. तो y एक्सिस पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, v. x एक्सिस पर क्या है, i. तो v बाय i. इसका मतलब है स्लोप ही किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, रेजिस्टेंस को. हमें यह भी अच्छी तरह से पता है कि अगर हम दो कंडक्टर्स को, दो रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो उस वक्त उनकी रेजिस्टेंस पहले से बड़ी हो जाती है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो रेजिस्टेंस पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो आरपी की वैल्यूज जो है वो लेस होगी आरएस से. अब आप सिंपल देख लें कि इसमें किस कॉम्बिनेशन में आपको स्लोप कम से कम नजर आ रहा है. जिसका स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस भी कम निकलेगी ना, तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा. तो सबसे कम स्लोप किसका है जी, ए का. तो ए किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, अल्फा. 115 क्वेश्चन है जी. टू सोलेनॉइड्स P एंड Q ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स आर अरेंज्ड कोएक्सियली. P has 200 turns and Q has 300 turns. There is a current of 1 ampere in Q. What must be the current in P in order that there is no resultant field at X midway between the coils. तो एक पॉइंट X है जो इन दोनों कॉइल्स के दरमियान में है, वहां पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू 0 कब होगा. देखिए ये तो सिंपल इज दैट, मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट 0 कब होगी, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड में सेम जबकि डायरेक्शन में अपोजिट होंगी. तो डेट से हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट मैटर बना लेते हैं. इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड P अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड Q के बराबर आ गई तो यहां पर इनका नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा. शर्त वही है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी होनी चाहिए. अब देखिए यहां पर वैल्यूज लगाते हैं. म्यू नॉट B की वैल्यूज यही है ना जी, म्यू नॉट NI. और अगर आप इसे नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे ही लिखते हैं फॉर्मूला. तो ये म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड P मल्टीप्लाई बाय द करंट ऑफ सोलेनॉइड P डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ P. अब सिमिलरली आप ये फॉर्मूला इसमें लिख लेंगे, म्यू नॉट NQ IQ ओवर LQ. Q किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सोलेनॉइड है जिसको हमने Q से रिप्रेजेंटेशन दे दी. आपको कहा गया दोनों की लेंथ सेम है तो L तो दोनों में सेम आ गया. म्यू नॉट का फैक्टर म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा. NP के टर्न्स 200 थे, IP कैलकुलेट करना चाह रहे थे, NQ के टर्न्स 300 हैं और IQ की वैल्यूज 1 एम्पियर है. लेंथ सेम थी, ये भी कैंसिल हो गई. तो इसका मतलब है IP किसके बराबर आ जाएगा, ये 200 इधर जाकर डिवाइड हो गया तो 300 डिवाइडेड बाय 200. तो डेट से आंसर 3/2 एम्पियर निकल आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली. ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का. होपफुली आपको तमाम बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.